जय हिंद सभी को। तो आज हमारा टॉपिक है संसद। तो हम पढ़ेंगे कि संसद क्या होता है। तो देखो, संसद क्या होता है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो इसका मतलब क्या है, सर्वोच्च विधायी निकाय का। विधायी का मतलब कानून निर्माण से संबंधित। विधायी का मतलब क्या होता है, कानून निर्माण से संबंधित। कानून का निर्माण करना और हटाना, वो विधायी में आता है। और निकाय का मतलब क्या है, सिस्टम बोल सकते हैं हम या फिर तंत्र। तो इस प्रकार संसद क्या है, भारत का क्या है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अब हम देखेंगे कि संसद किस किस से मिलकर बना है। तो संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, संसद क्या है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि सिस्टम है। और संसद किस किस से मिलकर बना है, राष्ट्रपति से और हमारे 2 सदनों से। अब हम देखेंगे कि हमारे वो 2 सदन कौन कौन से हैं। तो पहला हम कह सकते हैं लोकसभा, और दूसरा कौन सा है हमारा, राज्यसभा। तो बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकसभा क्या है। तो लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। तो लोगों का सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। जबकि राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में सदस्य को क्या बोलते हैं, या लोकसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों के 3 नाम हो सकते हैं, एमपी या फिर सांसद या फिर संसद सदस्य। तो जो एमपी है उसको क्या बोलते हैं हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का पूरा नाम क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस प्रकार हम लोकसभा के सदस्यों को एमपी भी बोल सकते हैं, सांसद भी बोल सकते हैं और संसद सदस्य बोल सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों को हम एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं हम, एमएलए। और लोकसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं हम, एमपी, सांसद या फिर संसद सदस्य। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब हम देखेंगे कि संसद के कार्य क्या हैं। तो आज हम बेसिकली संसदीय केवल 3 ही कार्य पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। पहला कार्य क्या है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का गठन किस प्रकार होता है, सरकार का चुनाव किस प्रकार होता है। दूसरा कार्य क्या है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना सरकार का, और जानकारी देना। ये संसद का क्या है, दूसरा कार्य। और संसद का तीसरा कार्य क्या है, कानून बनाना। तो ये 3 ही हम पढ़ेंगे आज संसद के कार्य। और साथ में एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि संसद में आरक्षित सीटें क्यों जरूरी हैं। जो संसद में आरक्षित सीटें होती है वो क्यों जरूरी होती है। तो ये 3 टॉपिक तो ये और एक ही, इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे आज। अब देखो, संसदीय कार्य में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस प्रकार होता है, समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, लोकसभा को समझना पड़ेगा कि लोकसभा में सदस्य किस प्रकार जाते हैं, चुनाव के द्वारा जाते हैं या फिर दूसरे तरीके से, चुनाव किस प्रकार होता है। तो जो लोकसभा में सदस्य है वो 2 तरीके से जा सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तो चुनाव के द्वारा, और दूसरा रास्ता क्या है, मनोनीत। जो मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और जो चुनाव है वो, अब देखते हैं चुनाव किस प्रकार से होता है। चुनाव किस प्रकार से होता है, वयस्क सार्वभौमिक मत अधिकार के द्वारा सरल बहुमत प्रणाली से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब इसका मतलब क्या है, सरल बहुमत प्रणाली। मान लीजिए किसी भी एक निर्वाचित क्षेत्र में
निर्वाचन क्षेत्र में 100 वोट है। कितने वोट हैं? 100 वोट हैं। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी 51 या 51 से ज़्यादा वोट ले लेगा, वही क्या हो जाएगा, वहाँ का लोकसभा सदस्य बन जाएगा, यानी कि सांसद बन जाएगा। तो ये क्या है? अपनी सरल बहुमत प्रणाली। अब हम देखेंगे कि चुनाव के द्वारा कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो चुनाव के द्वारा 543 सदस्य लोकसभा में जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार कुल सदस्य संख्या कितनी होगी लोकसभा की? 545। कितनी होगी? 545। अब हम देखते हैं कि सरकार कैसे बनाते हैं। जो ये सदस्य चुन के जाते हैं वो सरकार कैसे बनाते हैं। अब देखो, अब चुनाव है, चुनाव में क्या होगा? 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे। तो जिसके पास भी क्लियर बहुमत आ जाएगा, ज़्यादा वोटें आएंगे, यानी कि ज़्यादा लोकसभा सदस्य होंगे, वही राजनीतिक दल क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। अब कई बार क्या होता है कि एक पार्टी के पास, किसी भी एक राजनीतिक दल के पास उतनी सीटें नहीं होती जितनी उसको रिक्वायरमेंट। अभी ये भी देखेंगे कि हमें कितनी सीटें की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पार्टी को राजनीति में आने के लिए 272 सीटें चाहिए, यानी कि उसके पास कितने होने चाहिए? 272 सदस्य चुनाव के द्वारा जीते हुए होने चाहिए। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि किसी के पास 272 नहीं है, उससे कम है। तो ऐसी स्थिति में वो पार्टी या फिर वो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना सकता। लेकिन अब इसका उपाय क्या है कि सरकार कैसे बनेगी? तो हमने सुना होगा कई बार गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। तो गठबंधन के द्वारा सरकार बनाई जाती है। अब ये गठबंधन सरकार क्या है? अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं गठबंधन सरकार क्या है। जब एक राजनीतिक दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर, जो कंडीशन होती है सरकार बनाने की, वो क्या होती है कि किसी भी पार्टी को 272 से ज़्यादा सदस्य चाहिए सरकार बनाने के लिए, यानी कि एमपी चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो यदि एक राजनीतिक दल ए और बी हैं, मान लीजिए चुनाव में 4 राजनीतिक दल थे और ए के पास 272 सीटें नहीं हैं, या मान लीजिए इसके पास 260 सीट हैं। लेकिन अब क्या है कि ये तो सरकार बना नहीं सकती। क्यों? सरकार बनेगी 272 के ऊपर। मान लीजिए इसके पास कितनी है? 15 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 15 सीटें। तो ये क्या हो जाएंगी? 275 सीट हो जाएंगी। तो अब ये कंडीशन को पूरी करती है। कंडीशन क्या थी कि सरकार बनाने के लिए 272 से ज़्यादा सीटें हैं। तो अब क्या हुआ? किसी भी एक राजनीतिक दल के पास पूरी सीटें नहीं थी कि वो सरकार बना पाए, इसलिए 2 राजनीतिक दल आपस में मिल जाते हैं उस कंडीशन को पूरा करने के लिए और क्या बना देते हैं? सरकार बना देते हैं। इसीलिए गठबंधन सरकार किसे बोला जाता है? ये कब अस्तित्व में आती है? जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के पास। तो इसलिए जब एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उस स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। और जो सरकार बनेगी, वो सरकार कैसी बनेगी? वो होगी गठबंधन की सरकार। वो क्या होगी? गठबंधन की सरकार। अब हम देखते हैं कि विपक्ष क्या होता है। अब देखो, हमने माना था, अभी देखा था कि सरकार बन गई। सरकार कब बनी? जब 272 से ज़्यादा अपने पास सीटें हैं, तो उस स्थिति में क्या बन जाती है? सरकार। मान लीजिए किसी भी ए पार्टी ने सरकार बना ली, उसके पास क्या है? 290 एमपी हैं या 290 निर्वाचित सांसद हैं। तो स्थिति में एक ही सरकार बन जाएगी। और टोटल हमारे पास कितने सदस्य थे? 543 तो चुनाव के द्वारा और 2 मनोनीत के द्वारा, है ना। तो टोटल 545 थे। तो जो बच गए एमपी बच गए, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? वो विपक्ष कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? विपक्ष कहलाएंगे। ठीक है।
अब देखो लोकसभा में जिसकी सरकार आई है, जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार आई है, उसको क्या बोलते हैं हम? सत्ताधारी दल। उसको क्या बोलते हैं हम? सत्ताधारी दल, यानी कि जिसकी सत्ता होती है, यानी कि जिसकी सरकार होती है, जिसे चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि लोकसभा में जो सत्ताधारी दल है उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया कौन होता है? उसके मुखिया को क्या बोलते हैं? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया को प्रधानमंत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री बोला जाता है। अब प्रधानमंत्री क्या करता है? सरकार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, सरकार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए मंत्रियों का निर्माण करता है। क्या? मंत्री बनाता है। ठीक है, किस लिए? ताकि सरकार को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। और प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर ही किसी भी कानून के निर्माण से संबंधित लोगों के हित में फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर ही लोगों के हित के लिए जो आवश्यक कानून है उनका निर्माण करते हैं। यही विचार करते हैं कि किन फैसलों को आगे बढ़ाना है, यानी कि कानून का रूप देना है। कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से मिलकर। और ये मंत्री किस में से बनाए जाते हैं? जो उस सरकार के सांसद होते हैं, जो सरकार के सांसद होते हैं, यानी कि एमपी होते हैं, जो अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं। ठीक है, तो हमने मान लीजिए वो ए पार्टी है, तो ए पार्टी के कुछ सांसदों को क्या बना दिया जाएगा? मंत्री बना दिया जाएगा। और ये मंत्री कौन बनाता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि किन किन सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। किसी को कहा जाता है कि आपका काम क्या है? शिक्षा से संबंधित निर्णय लेना है। किसी को स्वास्थ्य विभाग दिया जाता है, किसी को वित्त विभाग दिया जाता है, किसी को महिला और बच्चों से संबंधित विभाग दिया जाता है। इस प्रकार बहुत से विभाग होते हैं जो मंत्रियों को प्रधानमंत्री की मदद से आवंटित किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सरकार कैसे बनती है, उसमें लोकसभा की क्या भूमिका रहती है, और लोकसभा के सदस्यों से ही सरकार बनती है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में। राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। अब राज्यसभा में क्या होता है? जैसे कोई भी संसद में कानून लाया जाता है तो उसमें राज्यसभा की मंजूरी लेना भी आवश्यक होता है। और कोई भी कानून बनाने के लिए जो विधायक लाया जाता है वो राज्यसभा भी पेश कर सकती है। और किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। हमने क्या पढ़ा कि देखो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यों की प्रतिनिधि सभा के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा भी किसी भी विधेयक को पेश कर सकती है संसद में। हमें पता है हमारा जो संसद है वो राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि संसद में कानून राज्यसभा के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। जब कोई भी विधेयक संसद में पेश किया जाता है कि वो कानून बन जाए, उसके लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी सहमति या मंजूरी लेना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। तो राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 245। इनको हम फर्दर दो टाइप से देख सकते हैं। इनको हम डिवाइड कर देंगे 233 और 12। जो ये 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं।
जैसे कला साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, किसमें, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। जो शेष हैं 233, जो शेष हैं 233, ये कहाँ से आते हैं, राज्यों की विधानसभा के, कहाँ से, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। कितने का, 233 का। कुल संख्या कितनी थी, 245, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे संसद का दूसरा कार्य। तो संसद का पहला कार्य में तो हमने देखा था कि सरकार का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है संसद के द्वारा। अब हम संसद के दूसरे कार्य में देखेंगे कि संसद का दूसरा कार्य क्या है। तो संसद का दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, सरकार का मार्गदर्शन करना और सरकार को जानकारी देना। ये तीनों कार्य संसद किस प्रकार से करता है, ये सब जानने के लिए हमें पता होना चाहिए संसद के सत्र का। क्या, संसद सत्र, आप सभी ने जरूर सुना होगा संसद सत्र के बारे में। तो जब संसद का सत्र होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के द्वारा ही संसद के सत्र की शुरुआत की जाती है। अब प्रश्नकाल में होता है क्या है कि प्रश्नकाल में जो सरकार है, जो राष्ट्रीय सरकार बनी है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग मुद्दों से संबंधित, जो अलग अलग मुद्दे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न पूछता कौन है, ये पूछते हैं विपक्षी दल। कौन पूछता है, विपक्षी दल इन प्रश्नों को पूछता है। मान लीजिए जब संसद में सत्र की शुरुआत हुई तो किसी भी एक विपक्षी पार्टी, मान लीजिए उसका नाम सी रखते हैं हम, तो उस पार्टी ने पूछा कि जैसे हरियाणा राज्य ले लीजिए या पंजाब ले लीजिए, तो हरियाणा राज्य में बच्चों की शिक्षा से संबंधित सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है। तो एक प्रश्न पूछा गया कि हरियाणा में बच्चों की शिक्षा से संबंधित क्या सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं। तो इसका जवाब संसद में सरकार के द्वारा देना ही पड़ता है। उसके द्वारा पता चलता है सभी को कि सरकार ने क्या वास्तव में कोई योजना बनाई है या नहीं है। तो इस प्रकार क्या होता है, विपक्षी दल प्रश्न पूछता है और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर सरकार उस विपक्षी दल के, मतलब कि सरकार उस विपक्षी दल का के सवाल का जवाब देती है। अब मान लीजिए कि यदि ये चीज़ ना हो, प्रश्नकाल ना हो, तो सरकार अपने मनमाने ढंग से करती रहेगी, चाहे कोई कार्य करे या ना करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए प्रश्नकाल क्या होता है, वो सरकार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा देती है। अब देखेंगे कि संसद किस प्रकार से सरकार का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संसद किस प्रकार से सरकार का मार्गदर्शन करती है। सरकार के मार्गदर्शन में विपक्षी दल का भी एक अहम रोल होता है, और यही नहीं, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए या फिर लोकतंत्र के सही संचालन में भी विपक्षी दल का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि विपक्षी दल का, हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अहम रोल होता है या फिर बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, वो किस प्रकार होता है। अब देखो, विपक्षी दल से जो सांसद बन के आए हैं
वो क्या करते हैं, अपने निर्वाचित क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ जनता के पास जाकर उनकी समस्या सुनते हैं, वहाँ जनता के पास जाकर उनकी समस्या सुनते हैं और जनता की समस्या को संसद में उठाते हैं, जनता की समस्या को संसद में उठाते हैं और संसद में सरकार को जवाब देना ही देना पड़ता है। और संसद में सरकार को उस मुद्दे पर जो विपक्षी दल के सांसद ने उठाया है, सरकार के सांसद को जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए हम लेके चलते हैं कुपोषण का उदाहरण। किसका उदाहरण लेके चलते हैं हम? कुपोषण का उदाहरण। तो विपक्षी दल के द्वारा देखा गया, उनके द्वारा सर्वे करवाया गया कि हमारे राज्य में बच्चे कुपोषण का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बच्चों को पोषक तत्व न मिलने की वजह से उनकी सेहत के पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा सांसद क्या करेगा, उस रिपोर्ट को जो उसने सर्वे करवाया है, उस रिपोर्ट को संसद में रखकर संसद में पेश करके महिला और बाल कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, महिला व बाल कल्याण के जो मंत्री हैं, उनसे ये पूछेगा कि देश में या किसी भी एक राज्य में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या आपकी सरकार इस विषय में उसके ऊपर कोई योजना या फिर कोई कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। यदि मान लीजिए सरकार के द्वारा अभी तक उस मुद्दे पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा था, तो सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार उस दिशा में प्रयत्न व योजनाएं बनाना शुरू कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपक्षी दल भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और संसद या विपक्षी दल सरकार का मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका निभाता है। हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। एक और उदाहरण लेके चलते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सरकार है ना, वो योजनाएं ले आती है। सरकार क्या है, योजनाएं ले आती है, लेकिन सरकार के कर्मचारियों के द्वारा कई बार या फिर अन्य किसी कारण से उस योजना को इतने प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जा सकता, प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया। तो उस विषय में क्या करेगा, मान लीजिए सरकार ने घोषणा की कि हम पढ़ने वाले बच्चों को जो स्कूल में है, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो 6ठी क्लास में हैं, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में, उन बच्चों को एक एक टैब गिफ्ट करेंगे ताकि वो अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सके। यह सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ बच्चों को टैब नहीं मिले। तो क्या हुआ, बच्चों की जो शिकायत है उनके माता पिता के थ्रू या फिर उनके टीचर के थ्रू कहाँ तक पहुँचाई जाएगी, सांसदों के पास पहुँचाई जाएगी, या सांसद स्वयं भी निरीक्षण कर सकते हैं या फिर वो अपने स्रोत से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इस मामले में, और संसद में जाकर इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि सरकार कि आपने कहा था कि हम बच्चों को क्या देंगे, टैब गिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे को कोई टैब नहीं मिला है। तो क्या सरकार की घोषणा निरर्थक जा रही है या वास्तव में ही सरकार इस तरह की कोई योजना ला रही है या नहीं लेके आ रही है। तो इस प्रकार क्या है, विपक्षी दल, हमने देखा कि विपक्षी दल एक अहम रोल अदा करता है लोकतंत्र में और सरकार के मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य। अब हम देखेंगे संसद का तीसरा कार्य जो है कानून बनाना। तीसरा कार्य क्या है, कानून बनाना। अब हमने पहले भी इस वीडियो में देखा कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून का निर्माण करती है। कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा भी रखा जा सकता है और
लोकसभा के द्वारा भी रखा जा सकता है, और जिसमें लोकसभा की भी सहमति जरूरी है और उस प्रस्ताव पर राज्यसभा की भी सहमति जरूरी है। इन दोनों की सहमति के बाद कोई किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास अंतिम अनुमति के रूप के लिए भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो हमने आज देखा कि संसद के कार्य क्या है, जिसमें हमने केवल 3 कार्यों पर ही फोकस किया है। एक तो सरकार निर्माण, और सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है संसद के द्वारा। दूसरे कार्य में हमने देखा कि ये मार्गदर्शन के रूप में कैसे कार्य करते हैं, सरकार के मार्गदर्शन के रूप में। ठीक है, और तीसरा हमने देखा कानून किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ क्षेत्र आरक्षित होते हैं। क्या? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के कुछ क्षेत्र आरक्षित होते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, कि आरक्षित करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसे काम नहीं चल सकता था? इसका कारण है, इसका एक कारण है। कारण क्या होता है कि देखो, जैसे दलित हैं या फिर आदिवासी हैं, क्या है, दलित समुदाय है या फिर आदिवासी समुदाय है, तो उनकी समस्याओं को, दलित की समस्याओं को और आदिवासियों की समस्याओं को वही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और उन समस्याओं का समाधान हो, इसलिए वहाँ से दलित या आदिवासी क्षेत्र से उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, ताकि उनको भी संसद में एक उचित प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो आज की वीडियो में बस इतना है।